चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये हमारा हो गया उदाहरण 2। अब हम देखते हैं उदाहरण 3। ठीक है, उदाहरण 3 पहले हम पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समरेखाओं का एक समुच्चय है। जैसे कि पहले आपको मैंने बताया था, हमें दे रखा था सर्वांगसम कि त्रिभुजों का समुच्चय है, और वो हमें क्या दे रखा है कि वो आपस में सर्वांगसम है, दो त्रिभुज। ठीक है, यहां पर इसने क्या कह दिया कि एक L कोई समतल है, समरेखाओं का एक समुच्चय जो कि हमें दे रखा है। उसमें संबंध क्या दे रखा है, L1, L2। मतलब जैसे लाइन होती है, लाइन की स्पेलिंग होती है LINE, तो उसका फर्स्ट लेटर इसने बना दिया होगा लाइन का L1 और L2। मतलब L1 L2 यहां पर लाइन को दिखा रहा है या रेखा को। L1 L2 पर लंब है, मतलब जो संबंध है दो रेखाओं के बीच वो हमें क्या दे रखा है कि अगर दो रेखाएं मैंने मान ली L1 और L2, कोई सी भी, बहुत सारी रेखाएं होंगी, तो उनमें संबंध दे रखा है कि L1 L2 लंब है, या आप इसको ये कह सकते हैं कि L1 L2 पर लंब है। वो आपको मैं बता दूंगा अभी। ठीक है, तो क्या इस संबंध को देखो और बताओ कि जो संबंध है सममित तो होगा, ना ये स्वतुल्य होगा और ना ये संक्रामक। ठीक है, तो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की हम इसमें जांच करके बताएंगे, और जैसे जैसे आते रहेगा वो उसका आंसर बनता जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहां पर करते हैं। जय देखिए बच्चों, ये है हमारा उदाहरण 3। उदाहरण 3 दिया है, मतलब जो सवाल में दिया है ना उसको तो पहले लिखना जरूरी होता है कि आखिरकार हमें क्या दे रखा है। L1, L2, वही दो बिंदु आ गए, जिसका मतलब मैंने बताया था ऐसा है कि L1 L2 पर लंब है। ठीक है बच्चों, मतलब संबंध जो दे रखा है दो रेखाओं के बीच वो दे रखा है कि L1 L2 पर लंब है। अब जरा इसमें शुरुआत करते हैं किसकी, समतुल्य की। अब बच्चों जरा पहले करने से पहले इस बात का आप ध्यान देखना कि हमें क्या दे रखा है, तब आगे बढ़ते हैं। इसको करते हैं। संबंध दे रखा है कि L1 L2 पर लंब है। ठीक है, तो अब इसका समतुल्य क्या बनेगा कि प्रत्येक रेखा अपने आप के लंब है। मतलब जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा कि प्रत्येक रेखा अपने आप के लंब है। जैसे यहां आप देखिए L1 L2 है, आपको मैंने समतुल्य क्या लिखाया, A, A, मतलब A का संबंध A के साथ। तो यहाँ पर L1 L2 है, तो इसका क्या बनेगा समतुल्य, L1, L1। फिर क्या आ जाएगा कि L1 L1 पर लंब है। और आपको ये बात पता होगी, कोई सी भी रेखा जो होती है वो अपने आप के लंब नहीं होती है। बस जो उसका समतुल्य बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए कि L1 L1 पर लंब है। और जबकि होता क्या है, कोई भी रेखा अपने आप के लंब नहीं होती है, तो इसका मतलब यहां पर समतुल्य संबंध हमारा गलत हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसको लिखते हैं। समतुल्य क्या होगा आपका, L1, L1 does not belongs to R। अब आप इस बात का ध्यान देना, डस नॉट बिलोंग्स टू आर का मतलब यहां पर ये हुआ कि ये जो स्थिति आएगी L1, L1 की, वो आर पर बिलोंग्स नहीं करेगी, क्योंकि आर तो हमें दे रखा है L1 L2 पर लंब है, और यहां पर कोई भी रेखा अपने आप के लंब नहीं होती है। तो आप इसकी नीचे लाइन भी लिख सकते हैं, कोई भी रेखा, ठीक है बच्चों, कोई भी रेखा अपने आप पर, आप ऐसा लिख सकते हैं, लंब नहीं होती है। बस ही बच्चों ये समतुल्य यहां पर खत्म हो जाता है कि कोई भी रेखा अपने आप पर लंब नहीं होती है। तो इसका मतलब संबंध जो था लंब का वो हमारा गलत हो गया, और जैसे गलत होगा तो समतुल्य हमारे यहाँ पर सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसका मतलब समतुल्य संबंध यहाँ पर नहीं है।
आगे बढ़ते हैं, सममित। अब बच्चों पहले सममित इसका देखते हैं कि क्या बनेगा। यदि कोई रेखा दूसरी रेखा पर लंब है तो सममित के लिए वो दूसरी रेखा पहली रेखा पर लंब होनी चाहिए। अब आप इसको देखो थोड़ा सा एक उदाहरण के तौर पर दे सकते हैं। मान लीजिए ये रेखा L1 है, ठीक है बच्चों, और ये रेखा मैंने क्या मान ली L2। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि L1 जो है L2 के लंबवत है, आप जरा इसको ऐसे देखिए, ये हमारा हो गया L2 और ये हो गया L1, तो L1 L2 के लंबवत है। तो क्या फिगर से L2 L1 के नहीं आ रहा है लंबवत, आ रहा है। मतलब आप ही देखिए, देखो ये हमारा था L1, ठीक है, ये L1 था, तो ये L1 जो है वो L2 के आ रहा है लंबवत, ये L1 L2, मतलब ऐसे हो गया, आप ये समझिए ऐसे, ठीक है, L1 L2, तो L2 भी L1 के लंबवत होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक रेखा दूसरे के लंबवत है तो दूसरी भी पहले के लंबवत होगी। तो यहां पर सममित हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, यदि L1, L2 बिलोंग्स टू R, तो बच्चों मैंने क्या बताया, L2, L1 भी बिलोंग्स करेगा R के अंदर। आप इसी बात को ऐसा भी लिख के बता सकते हैं, यदि L1 L2 पर लंब है तो L2 L1 पर लंब होगा। बस बच्चों समझे आप कि कोई भी रेखा अपने आप के लंब नहीं होती तो हमारा हो गया समतुल्य सिद्ध नहीं हुआ, ठीक है। कोई रेखा अगर दूसरे के लंबवत है तो दूसरी रेखा पहले के लंबवत हो जाएगी, तो यहां पर हमारा सममित सिद्ध हो जाता है। तीसरा हमारा आता है संक्रामक। अगर इसका संक्रामक क्या बनेगा, एक रेखा दूसरे के लंबवत है, दूसरी रेखा आपके तीसरे के लंबवत है, तो हमें ये जांचना है कि पहली रेखा तीसरे के क्या आएगी, लंबवत आएगी या नहीं आएगी। पहले उसको जरा जांचेंगे यहां पर एक उदाहरण के तौर पर, ठीक है, फिर इसको हम लिख के बताएंगे। यहां देखिए बच्चों, L1 L2 पर लंब है, जैसा आप इसको ऐसा मान लीजिए, ऐसा हो गया बच्चों। ये देखिए L1 L2 पर लंब है, जैसा आपको मैंने बताया ऊपर, मतलब L1 L2 पर लंब हो गया। L2 को हमें लेना है L3 पर लंब, ठीक है बच्चों, L2 को लेना है हमें तीसरी लाइन के लंब। तो देखो तीसरी लाइन आप ध्यान देंगे तो तीसरी लाइन मुझे ऐसे ही माननी पड़ेगी। अब आप देखिए L1 L2 पर लंब है, ठीक है, आप देख सकते हैं L2 L3 पर लंब है, तो संक्रामक के हिसाब से L1 L3 पर लंब होनी चाहिए। अगर होती है तो संक्रामक हो जाएगा, नहीं होती है तो नहीं होगा। फिगर में आप ध्यान से देखिए, L1 L3 के लंबवत नहीं आ रही है, ये आ रही है समांतर, और जबकि संबंध के अनुसार क्या आना चाहिए था, लंबवत। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर L1 L2 के लंबवत है, L2 L3 के है, तो L1 L3 लंबवत नहीं होंगे, समांतर होंगे, अतः संबंध हमारा संक्रामक नहीं होगा। तो हम इसको ऐसे लिख दें, यदि L1, L2 बिलोंग्स टू R, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या, L2 L3 बिलोंग्स टू R, तो फिर मैंने आपको क्या बताया, L1 L3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, जैसा आपको मैंने फिगर में यहां पर बता दिया है कि दो रेखाएं अगर एक दूसरे के लंबवत है, दूसरी तीसरी के है, तो पहली तीसरी लंबवत नहीं आएगी, वो हमारी समांतर आ जाएगी। तो आप इस बात को यहां से फिगर से भी दिखा देंगे तो सब कुछ सवाल के अंदर शामिल हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार हमारा उदाहरण 3 आपका खत्म होता है।
तो आपसे मैं बस यही कहूंगा, जितने भी उदाहरण हम करा रहे हैं आपको, उदाहरण एक्सरसाइज अच्छे से अच्छे बताने की कोशिश करेंगे, बस आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखते हैं। देखिए बच्चों, उदाहरण 4 हमें क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में, मतलब एक हमें समुच्चय दे रखा है, उसके अवयव हमें क्या दे रखे हैं, 1 2 और 3। ठीक है, में संबंध क्या है, 1,1 2,2 3,3 1,2 और 2,3। मतलब ये समझिए कि एक समुच्चय था 1 2 3 का, उसमें हमें संबंध क्या दे रखे हैं, जो यहां पर दिए हैं। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु ना तो सम्मित है और ना संक्रामक। मतलब देखा जाए तो बहुत बहुत आसान सवाल इसमें हमसे पूछा गया है। एक समुच्चय दे रखा है, संबंध दे रखा है, और उसकी हमें जांच करनी है। आप मतलब सब कुछ आपको दे रखा है, बस आपको वो स्वतुल्य सम्मित संक्रामक लिखना है, यहां से दे देख के उसको करते जाओ। बहुत आसान सवाल है, देखिए जरा हल। तो बच्चों सबसे पहले हम जरा देखते हैं स्वतुल्य को। ठीक है, कि हमारा स्वतुल्य कैसा होगा। स्वतुल्य के बारे में आपको मैंने परिभाषा लगाई, सब कुछ बताया, सवालों पर अप्लाई कैसे करना है वो सब कुछ बताया। अब वही चीज बस अब आप लगाते जाइए। स्वतुल्य क्या होता है कि जो हमें अवयव दे रखे हैं, तो संबंध अपने का अपने साथ होना चाहिए। जैसे कि हमें 1 2 3 दे रखा है समुच्चय, संबंध में 1,1 भी आ रहा है, 2,2 भी आ रहा है, 3,3 भी आ रहा है। मतलब अवयव का अपने साथ संबंध इसमें आ रहा है। जैसे कि A, ठीक है, B, या C, मतलब अपने का अपने साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वतुल्य संबंध। तो हमारा R के अंदर आ रहा है, तो संबंध स्वतुल्य हो जाएगा। तो बस आपको ऐसा लिखना है कि 1,1 2,2 3,3 बिलोंग्स टू R। बस, क्योंकि अपने का अपने साथ संबंध 1 1 2 2 3 3 R के अंदर आ रहे हैं, तो हमारा संबंध स्वतुल्य होगा। तो आप यहां पे लिख दीजिए स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है बच्चों, अब जरा आगे बढ़ते हैं, सम्मित पर आइए। सम्मित के बारे में हमने आपको बताया था, अगर A का संबंध B के साथ है तो B का संबंध A के साथ होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम ये कहते हैं कि A, B बिलोंग्स टू R, तो सम्मित के लिए क्या बताया था, B, A बिलोंग्स टू R, जो हमारा होना चाहिए। यहां देखते हैं, अगर 1, 2 R के अंदर है, यहां देखिए, ध्यान देना इस बात पे जरा, 1, 2 R के अंदर है, तो सम्मित के लिए 2,1 भी R के अंदर होना चाहिए। आप यहां ध्यान से देखिए, R में 2,1 हमारा नहीं आ रहा है। देखिए कहां है बताइए, ये 1 1 है, ये 2 2 है, ये 3 3 है, इसकी तो बात कर रहे हैं 2 3। और जबकि सम्मित के लिए क्या आना चाहिए था, 2,1। और भी आप दे सकते हैं, जैसे 2,3 है और मैं इसको लेके चलता हूं, तो सम्मित के लिए 3,2 आना चाहिए था, जो यहां पर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस संबंध में सम्मित संबंध हमारा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, सम्मित में हम ऐसा कर सकते हैं, देखिए, ठीक है, कि 1, 2 अगर बिलोंग्स करता है R पर, तो 2,1 बिलोंग्स नहीं कर रहा है R पर, जैसा आपको यहां पर दे रखा है। एक और आप दे सकते हैं कि अगर 2,3 बिलोंग्स करता है R पर, तो 3,2 बिलोंग्स नहीं कर रहा है R पर। वो आप दे सकते हैं, R की जो कंडीशन दे रखी है। तो सम्मित संबंध नहीं होगा। ठीक है, सम्मित
संबंध नहीं होगा, मतलब जो संबंध है अगर वो होता है तो वहां पर लिख दिया कि वो संबंध होगा, नहीं होता है तो नहीं होगा, बस इतनी सी बात आपको करनी है। आइए तीसरा क्या होता है, संक्रामक। तो बच्चों संक्रामक संबंध की बात क्या होती है, ए का बी के साथ संबंध है, बी का सी के साथ है, तो ए का सी के साथ संबंध होना चाहिए। इस बात पर आप जरा गौर कीजिए। अगर a,2 आर के अंदर है, ठीक है बच्चों, 2,3 भी आर के अंदर है, तो संक्रामक के लिए 1,3 भी आर के अंदर होना चाहिए। मैं आपको चाहो तो यहां पर भी बता सकता हूं, देखो एक एग्जांपल के तौर पर, जैसे a,2 था, 2,3, तो मैं आपको इसको ऐसे भी कर सकता हूं। देखो एक को मैंने मान लिया a, 2 को मैंने मान लिया b, ये तो b है, इसको मान लिया c। आप इसको ऐसे समझिए जो मैं आपको बताना चाह रहा था, a, b आर में आ रहा है, b, c आर में आ रहा है, तो संक्रामक के लिए 1,3 भी आर में होना चाहिए। अगर होता है तो संक्रामक हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अब देखते हैं 1,3 आर में है या नहीं है। 1,3 कहीं पर नहीं आ रहा है आर के अंदर, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों कि जो हमें संबंध दे रखा है वो संक्रामक नहीं है। ठीक है, चलो इसको आप इस प्रकार लिख दीजिए कि अगर 1,2, 2,3 आर के अंदर है तो 1,3 आर के अंदर नहीं आ रहा है, और जब नहीं आएगा आर के अंदर तो क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आपका उदाहरण 4 यहीं पर आकर खत्म होता है। हम जरा इस पर अब आगे वाले एक एग्जाम्पल को और देखते हैं। ठीक है बच्चों, आइए सवाल देखिए जरा। 4 सवाल हमने आपको करके बता दिए हैं, बस आपको उसका अभ्यास करके देखना है खुद। 5वां हमारा उदाहरण क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय Z में, पूर्णांक आपको पता है क्या होते हैं, पूर्णांक जैसे 1, 2, 3, 4, प्लस का भी हो सकता है, माइनस की भी हो सकता है, या हमारा 0 भी। ठीक है, a, b, अब a और b के भी संबंध किस प्रकार दे रखा है, संख्या 2 a - b को विभाजित करती है, मतलब पूर्णांकों का एक समुच्चय, उसमें 2 नंबर हमें दे रखे हैं जैसे a और b, कुछ भी मान सकते हैं, पर संबंध क्या दे रखा है कि अगर हम a - b करें तो वो a - b संख्या 2 से विभाजित होना चाहिए। तो ये संबंध की कंडीशन है जिसको हम लेके चलेंगे। ठीक है बच्चों, संबंध क्या है, a - b निकालें तो a - b किससे डिवाइड होना चाहिए या किससे होना चाहिए, विभाजित 2 से। अब हम इसको करके बताते हैं आपको, देखो पहले। ठीक है, तो ये हमारा हल हो जाएगा। तो हल में पहले हम ये लिख दें, दिया है तो क्या दे रखा है, आर में दे रखा है a, b। ठीक है बच्चों, और ऐसा है कि संख्या 2 a - b को विभाजित करती है, संख्या 2 a - b को विभाजित करती है, ये हमें इसमें संबंध दे रखा है। ठीक है बच्चों, अब जरा हाँ जी शुरुआत करते हैं समतुल्य से। तो बच्चों समतुल्य को करने से पहले इसका समतुल्य हमारा किस प्रकार बनेगा उस पर हम पहले ध्यान देंगे। समतुल्य, अब आप देखिए कितने सारे हमने सवाल कर लिए, परिभाषा बता दी। समतुल्य क्या था, जो भी संबंध है वो अपने साथ होना चाहिए, जैसे a, a बिलोंग्स टू r।
तो यहाँ पर a और b के बीच संबंध दे रखा है कि a माइनस बी विभाजित होगा 2 से। इस सवाल में समतुल्य क्या बनेगा कि a माइनस ए विभाजित होना चाहिए 2 से। तो बच्चों जरा इस पर ध्यान देना, a माइनस ए क्यों आया, क्योंकि a का संबंध a के साथ लेंगे। तो जब a माइनस ए करेंगे कितना आएगा बच्चों, 0 आएगा। और 0 जो है, जो हमारा नंबर 0 है वो 2 से आपका विभाजित हो जाता है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर संबंध समतुल्य हमारा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो हम इसको फिर ऐसे लिखेंगे, समतुल्य हमारा a कॉमा ए बिलोंग्स टू r। हमने यहां पर लिख के बता दिया कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू r। अब हम इसको इस संबंध के अनुसार लिख के और बता देंगे, a माइनस ए। ठीक है बच्चों, a माइनस ए संख्या 2 से विभाजित हो जाता है। ठीक है बच्चों, ये मतलब आप देखिए सिंपल सी बात थी, संबंध दे रखा है कि जो a माइनस बी आएगा वो 2 से विभाजित होना चाहिए। तो समतुल्य क्या बनेगा इसका कि a माइनस ए विभाजित होना चाहिए 2 से। तो मैंने क्या बताया कि a माइनस ए का मतलब कितना हुआ, 0। और 0 हमारा किससे हो जाएगा, विभाजित 2 से। और जब 2 से विभाजित हो जाएगा तो यहाँ पर समतुल्य संबंध हमारा आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। सममित, सममित पर ध्यान देते हैं। सममित जो आपको बताया था कि अगर a का संबंध b के साथ है तो b का संबंध a के साथ हमारा होना चाहिए। इस सवाल के अनुसार सममित क्या बनेगा, यदि संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। इस बात पर ध्यान देना बच्चों, यदि संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है तो संख्या 2 b माइनस ए को भी विभाजित करेगी, क्योंकि a कॉमा बी आर में होता है तो b कॉमा ए आर में होना चाहिए। सवाल के अनुसार क्या होगा, अगर 2 a माइनस बी को विभाजित करता है तो 2 हमारा b माइनस ए को भी विभाजित करेगा। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि a कॉमा बी अगर बिलोंग्स करेगा r पर तो b कॉमा ए बिलोंग्स टू r हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी बात को आप यहाँ पर लिख के भी बता सकते हैं, तो सवाल को और अच्छा कर देता है कि और ढंग से वो चीज यहाँ पर सामने आ जाती है। तो आप ये लिखिए a माइनस बी संख्या 2 से विभाजित या आप इसको इस प्रकार लिख दीजिए, विभाजित a माइनस बी संख्या 2 से विभाजित होती है। ठीक है बच्चों, इसका संबंध जो दे रखा था कि जो a माइनस बी है वो 2 से विभाजित होता है। अब जरा इसको हम वो a काम में कर रहे हैं, b माइनस ए बच्चों, b माइनस ए हम निकाल के बताएंगे। तो अब जैसे कि हमें a b का तो पता है कि भैया a माइनस बी संख्या 2 से विभाजित होती है, हमें मतलब है b माइनस ए से, क्योंकि b कॉमा ए का संबंध हम दिखा रहे हैं। तो b माइनस ए को बच्चों मैं ऐसे लिख दूं, माइनस ए माइनस बी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे खोल के तो वही हमारा आंसर आ जाएगा, b माइनस ए। अब देखिए बच्चों, a माइनस बी संख्या अगर 2 से विभाजित होती है और b माइनस ए किसके बराबर है आपका, माइनस ए माइनस बी के, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर a माइनस बी आपका 2 से हो रहा है विभाजित तो b माइनस ए भी आपका 2 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप ये उदाहरण दे सकते हैं, माना a माइनस बी बराबर 4।
4 जो है हमारा 2 से विभाजित होता है। ठीक है बच्चों, इस पर ध्यान देना। तो फिर b माइनस ए वो हमारा आ जाएगा माइनस का 4। a माइनस बी को मैंने 4 मान लिया, तो b माइनस ए हमारा कितना आ जाएगा माइनस का 4। अब आप देखना चाहे 4 हो या माइनस 4 हो, कोई सा भी नंबर है वो 2 से आपका विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर हमारा सममित संबंध होगा कि a भी r के अंदर है तो b r के अंदर है। और यहाँ मैंने लिखा दिया कि अगर a माइनस बी संख्या 2 से विभाजित होती है तो b माइनस ए को यहाँ लिखा, तो यहाँ पर ये लिख देंगे, इसलिए b माइनस ए भी, ठीक है, 2 से विभाजित होगा। बस बच्चों, तो थोड़ा इसको आपने और अच्छी तरीके से करना है, जितना आप कर सकते हैं। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। अब बच्चों जरा इस पर ध्यान देना कि संक्रामक हमारा क्या बनेगा। पहले संक्रामक बच्चों में क्या बताया आपको, बताइए कि क्या होता था वो। जैसे कि हम कहते हैं कि a का संबंध b के साथ है, ठीक है, ध्यान देना आपको। b का संबंध c के साथ है तो a का संबंध c के साथ हमारा यहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर इस सवाल के अनुसार संबंध क्या बनेगा, यदि a माइनस बी 2 से होता है विभाजित, b माइनस सी होता है 2 से, तो हमारा a माइनस सी भी 2 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम इसको इस प्रकार करेंगे, यदि a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, तब बच्चों क्या a कॉमा सी भी बिलोंग्स करेगा r के अंदर। हम इसी बात को दूसरे तरीके से भी करके बताएंगे। ठीक है, यहां देखिए बच्चों, a माइनस सी नंबर है, और मैं देखिए a माइनस सी को किस प्रकार यहां पर लिखने वाला हूं, a माइनस सी बराबर a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। हमने यहाँ पर क्या किया, जो a माइनस सी था उसमें प्लस b कर दिया और माइनस b कर दिया। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद क्या, a माइनस बी हमने कर दिया अलग और b माइनस सी हमने कर दिया अलग। अब जरा आप ध्यान से देखना, यदि a माइनस बी, आप जरा इसको देखिए, a माइनस बी और b माइनस सी को, यदि a माइनस बी 2 से विभाजित होता है, ठीक है, b माइनस सी भी 2 से विभाजित होता है, तो दोनों का अगर हम टोटल करें या सम करें वो भी किससे होगा विभाजित, 2 से। आप इसका भी एक उदाहरण यहाँ पर दे सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं a माइनस बी मानता हूं 4 जो 2 से विभाजित होता है, ठीक है, b माइनस सी मैंने मान लिया 6, एक एग्जाम्पल के तौर पर आप कुछ भी दे सकते हैं। तो a माइनस बी प्लस b माइनस सी करने पर कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा जोड़ने पर 10। तो 10 भी किससे हो रहा है विभाजित, 2 से। तो इसका मतलब इस संबंध में संक्रामक भी हमारा संबंध पूरा हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारा सवाल 5वां था, संबंध को दिखाना था हमारा एक तुल्यता संबंध। और तुल्यता संबंध में आपको हमने बताया था अभी अभी तीनों संबंध एक साथ आते हैं, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। यहाँ आपका देखिए स्वतुल्य भी आ गया, सममित भी और संक्रामक। तो हम आखिरी में ये लाइन और लिख देते हैं, अतः संबंध तुल्यता संबंध होगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा खत्म हो गया सवाल 5वां, तुल्यता संबंध हमारा है। तो बच्चों जैसे अभी हमने उदाहरण 5 किया था, अब हम बढ़ेंगे अगले उदाहरण की तरफ जो हमारा उदाहरण नंबर 6 है। ठीक है बच्चों, पहले हम जरा उदाहरण 6 की तरफ जाते हैं। ये देखिए, ये हमारा उदाहरण नंबर 6 है। पहले हम जरा उदाहरण नंबर 6 को पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसमें हमें क्या दे रखा है और क्या हमें इसमें सिद्ध करना होगा। ठीक है, आइए
सवाल कह रहा है मान लीजिए कि समुच्चय ए में, मतलब एक हमें समुच्चय दे रखा है, जैसा आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, मतलब समुच्चय में दे रखा है में संबंध ए कॉमा बी, जैसा मैंने आपको बताया था वो तो आना ही है। इस प्रकार है कि ए तथा बी दोनों ही या तो विषम है या सम है। मतलब हमें अब जो संबंध दे रखा है वो इस प्रकार दे रखा है कि ए और बी या तो दोनों सम हैं या दोनों हमारे विषम है। देखिए आप इसको एक बार और दे सकते हैं, ए और बी दोनों ही या तो विषम हैं या सम हैं। मतलब जो हमें इसमें संबंध दे रखा है वो ऐसा दे रखा है कि ए और बी या तो सम है या विषम है। अब आप इस बात का ध्यान दीजिए, अगर ए और बी सम है तो सम में हमारा क्या क्या आ सकता है, इस समुच्चय के अनुसार 2 या 4, 4 या 6। अगर ए और बी हमारे विषम है तो क्या क्या आ सकता है आपका, 1 3, 3 5 या 5 और 7, वो एक जैसे हैं। मतलब ए अगर सम है तो बी विषम है, ए विषम है तो बी भी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। परिभाषित एक संबंध है और कह रहे सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध हमारा होगा। अब बच्चों अगर आर हमें तुल्यता संबंध दिखाना है तो जैसा मैंने आपको उदाहरण जो कराए थे उसके अनुसार हम क्या करेंगे, स्वतुल्य चेक करेंगे, सम्मित और संक्रामक, उसके बाद सवाल हमारा खत्म हो जाएगा। पर उसमें इस सवाल में एक बात और दे रखी है, जरा इस पर हम आते हैं। साथ ही सिद्ध कीजिए कि उपसमुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। संबंधित किस प्रकार है वो हमें संबंध के अनुसार मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, 2 4 6 के भी सारे अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। पर ये कह रहा है जब 1 3 5 7 का संबंध अगर हम 2 4 6 के साथ लेंगे तो वो संबंध हमारा सत्यापित नहीं होगा। ठीक है बच्चों, पर वो तो बात की बात है, दूसरा बात जो हम करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ जो हमें दिखाना है तुल्यता संबंध। आइए बच्चों देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है तुल्यता संबंध दिखाने के लिए हमें क्या दिखाना पड़ेगा, पहले स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। तो हम यहां पर करेंगे स्वतुल्य। बच्चों स्वतुल्य क्या बताया था मैंने आपको कि ए का संबंध ए के साथ, बी का संबंध बी के साथ या सी का सी के साथ होना चाहिए। मतलब अवयव का अपने से साथ संबंध होना चाहिए, वो हमारा क्या होता है स्वतुल्य संबंध। तो इस संबंध के सवाल में जो हमें दे रखा है कि ए और बी दोनों ही या तो विषम हैं या हमारे सम हैं, तो इसका स्वतुल्य क्या बनेगा कि ए और ए या तो हमारा सम है या विषम है। अब देखिए जरा, अगर मैंने ए को मान लिया 2 तो ये 2 और 2 हमारा हो जाएगा सम। जैसे सम होगा तो ये बात हमारी सही हो गई। ठीक बच्चों, अगर मैंने ले लिया ए को विषम, मतलब 1 ले लिया तो हो जाएगा 1,1, तो 1 भी हमारा क्या हो गया विषम। तो यहां से विषम की बात पूरी क्लियर हो जाएगी। मतलब यहां संबंध जो था वो था ए का बी के साथ कि ए और बी या तो सम है या विषम है। स्वतुल्य के लिए क्या होगा कि ए कॉमा ए जो है, मतलब ए हमारा अगर सम है तो ए भी सम होगा, अगर विषम है तो विषम होगा। यहां पर स्वतुल्य हम इसको इस प्रकार लिख देंगे कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। जैसा मैंने आपको बताया है, अगर मैं ए को लेता हूं 2 तो ये हो जाएगा 2,2, तो 2 और 2 हमको पता है सम संख्या है, वो हमारा आ जाएगी, क्योंकि या तो सम होना चाहिए या विषम होना चाहिए। तो 2,2 के अनुसार हमारा सम आ जाएगा। अगर मैं लेता हूं ए को विषम, जैसे मैंने मान लिया 1, तो 1,1, ठीक है, 1 हमारी संख्या कैसी है विषम, तो यहां पर विषम वाला पार्ट आ जाएगा इसका। ठीक है बच्चों, अगर सम है तो सम आ जाएगा, विषम है तो विषम आ जाएगा। तो यहाँ पर ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये लिख देंगे यदि ए सम है तो ए भी सम होगा।
देखो वही बात आ गई ना कि अगर ए सम है तो ए भी सम होगा, दो दो, जैसे यहाँ पर सवाल के अनुसार कह रहा है कि अगर ए आपका सम है तो बी भी सम होगा, ए विषम है तो बी भी विषम होगा। तो यहाँ से अगर ए सम है तो ए भी सम होगा, मतलब ये वाला ए है तो एक जैसे, पर मैंने लिखा दिया उसको आसानी के लिए कि यदि ए सम है तो ए भी सम होगा। ठीक है, अब आते हैं समित पर। और हाँ बच्चों, जरा इसमें आप एक लाइन और जोड़ सकते हैं, ये सम की बात आ गई थी, और यहां पर आप चाहो तो ये लिख दीजिए कि यदि ए विषम है, ठीक है, विषम है तो ए भी विषम होगा, विषम होगा, मतलब अगर सम है तो सम होगा और विषम है तो विषम होगा। ठीक है, हम आते हैं आगे समित की तरफ। समित हमारा क्या होता है? समित होता है अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध ए के साथ होना चाहिए। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स करता है आर की तरफ, तब बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर हमारा हो जाएगा। देखिए कैसे, ए कॉमा बी बिलोंग्स करता है आर की तरफ, इसका मतलब हमें संबंध में क्या दे रखा है कि ए और बी दोनों या तो सम है या दोनों विषम है। अब मेरी बात सुनो बच्चों जरा, अगर ए और बी मैं देता हूं सम संख्या, तो बी कॉमा ए भी कैसी संख्या आएगी? सम संख्या। अगर मैं ए और बी को लेता हूं विषम संख्या, तो बी कॉमा ए भी क्या आएगी? एक विषम संख्या। तो इस प्रकार मतलब क्या हुआ सवाल का कि अगर ए बी आर के अंदर हैं तो बी कॉमा ए भी आर के अंदर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब जरा बढ़ते हैं इसमें। तीसरा जो हमारा होता है संक्रामक। तो संक्रामक बच्चों जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर ए का संबंध बी के साथ होता है, बी का संबंध सी के साथ होता है, तो ए का संबंध सी के साथ आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए इसका संक्रामक, जैसा मैंने आपको अभी इससे पहले के सवालों में करवाया था कि यदि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इस बिलोंग्स का मतलब मैंने आपको बताया था अंदर होना या शामिल होना, कि ए कॉमा बी आर के अंदर है या ए कॉमा बी आर में शामिल है, आप कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। पहले हम जरा यहां तक का काम देख लें क्या हुआ। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, सवाल के अनुसार क्या होगा, या तो ए और बी होंगे सम या विषम। हम कोई एक केस लेके चलते हैं, ए कॉमा बी को मैंने ले लिया सम संख्या, ठीक है बच्चों, बी सी को भी मैंने ले लिया सम संख्या। तो सिंपल सी बात है कि हम ए और सी को निकालेंगे तो ए और सी भी क्या आएगी? एक सम संख्या। इसी बात को अगर हम सॉल्व करते हैं विषम के लिए, तो वो विषम के लिए हमारा बन जाएगा। तो अब यहां पर अगर ए बी आर के अंदर है, बी सी आर के अंदर है, तो ए सी भी आर के अंदर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, हम इसको लिख देंगे कि ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, कि यदि ए सम संख्या है तो ए भी सम संख्या होगी। उसी प्रकार अगर ए बी आर के अंदर है तो बी ए आर के अंदर होगा। और जो मैंने आपको अभी अभी बताया है कि यदि ए बी आर के अंदर है, बी सी आर के अंदर है, तो ए सी भी आर के अंदर आ जाएगा। जब तीनों संबंध आपके किसी संबंध में सत्यापित होते हैं, स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक, तो वो तीनों जब एक साथ आ जाते हैं, उन तीनों को हम क्या कहते हैं? तुल्यता संबंध। तो यहां पर आपका स्वतुल्य भी आ गया, सम्मित भी आ गया और संक्रामक भी आ गया, तो हम ये कहेंगे कि जो संबंध है तुल्यता संबंध हमारा हो जाएगा। तो आप यहां पर आखिरी में लिखना, अतः संबंध तुल्यता संबंध होगा। तो बच्चों ये हमारा उदाहरण जो छठा था, अगर मैं कहूं तो उसका फर्स्ट पार्ट यहां पर खत्म हो गया है। ठीक है,
तो अब आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ कि सेकंड पार्ट आखिरकार हमें क्या दे रखा है। ये कह रहा है सवाल, सिद्ध कीजिए कि उपसमुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। अब बच्चों जरा इस बात पर गौर करना, ये कह रहा है 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो यह संबंधित जो शब्द आ रहा है उस पर ध्यान देना। आप यहां संबंध का मतलब है जो सवाल में दे रखा है हमें, सवाल हमें क्या दे रखा है कि ए और बी या तो दोनों हमारे सम हैं या हमारे दोनों विषम हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आइए, 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। तो जो हमें संबंध दे रखा था, अभी जो हमने सवाल किया है, फर्स्ट पार्ट किया है, वो संबंध क्या दे रखा था, अवयव या तो आपके विषम होंगे या सम होंगे। तो 1 3 5 7, इस 1 3 5 7 में जो हमारे अवयव आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, विषम। तो यहां से विषम की बात आपकी क्लियर हो गई कि ये जो उपसमुच्चय है ये किसका है, विषम का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपसमुच्चय 2 4 6, अब बच्चों देखो 2 4 6 में अवयव कैसे आ रहे हैं, सम आ रहे हैं। तो यहां किसकी बात सिद्ध हो गई, सम की। ऊपर वाले में विषम के लिए उपसमुच्चय ठीक हो रहा है, संबंध इसमें आ रहा है, दूसरे वाले में सम के लिए आ रहा है। ठीक है, अब तीसरे में क्या हुआ, ये कह रहा परंतु 1 3 5 7 का कोई भी अवयव उपसमुच्चय 2 4 6 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। इस बात को आप जरा एक बात और ध्यान देना, जो संबंध में दे रखा है अवयव का वो इस प्रकार है, या तो वो विषम हो या सम हो। वो आपसे ये तो नहीं कह रहा कि एक विषम है और दूसरा सम है, वो ऐसा नहीं कह रहा। वो कह रहा या का मतलब होता है इनमें से कोई एक चीज हो, या तो सम हो या विषम हो। अब देखें ना बच्चों, यहाँ पर 1 3 5 7 को अगर मैं 2 4 6 के साथ लेता हूं तो क्या दिक्कत आएगी। अगर मैंने ले लिया 1 और 2, तो एक तो हमारा संख्या कैसी है, विषम, और 2 कैसी है, हमारी सम है। और सवाल में क्या दे रखा था कि संबंध हमारा या तो सम का हो या विषम का हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 3 5 7 तो हमारा जो है वो आपका संबंधित होगा एक दूसरे से, 2 4 6 भी हो जाएगा, पर ये आपस में नहीं होंगे। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, 1 3 5 7। ठीक है बच्चों, 1 3 5 7 एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि अवयव विषम संख्या है। ठीक है बच्चों, विषम संख्या है। बस मेरा मतलब ये था कहने का कि अगर विषम है तो विषम होने चाहिए या सम होने चाहिए, एक साथ नहीं आएंगे कि सम भी आ रहा है और विषम भी आ रहा है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होगा, 2 4 6 एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, क्योंकि अवयव जो है सम आ रहे हैं। ठीक है, सम संख्या है। और जो तीसरा पार्ट जिसमें कह रहा है कि वो एक दूसरे से संबंधित नहीं होगा, वो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, 1 3 5 7 जो समुच्चय है और 2 4 6 का जो समुच्चय है एक दूसरे से
संबंधित नहीं होगा। ठीक है, संबंधित नहीं होगा। तो बस बच्चों इसमें और कुछ नहीं था, ये था कि अगर हम ले रहे हैं 1 3 5 7 तो 1 3 5 7 में हमारी संख्या कैसी आ रही है, विषम। दूसरे में हमारी आ रही है सम, पर आपस में वो एक दूसरे से संबंधित नहीं होंगे, क्योंकि अगर मैं एक नंबर ले रहा हूं 1 और दूसरा लेता हूं मैं आपका 2, तो उसमें सम भी आ जाएगा और विषम भी आ जाएगा। जबकि सवाल के अनुसार या संबंध के अनुसार या तो हमको सम लेना है या विषम लेना है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका उदाहरण जो हमारा 6 था वो यहाँ पर आके खत्म होता है। अब हम अगला जो अगली हमारी क्लास होगी उसमें हम प्रश्नावली के सवाल शुरू करेंगे, और हम बस ये कहेंगे आपसे जितने आपको उदाहरण कराए गए हैं उसके फलनों के प्रकार तो बाद में आएगा, संबंध के प्रकार जो हमने आपको कराए हैं उसकी परिभाषाएं कैसे कैसे इसको लिखना है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अगली क्लास में हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 1 के सवाल हमारे आएंगे संबंध के। ठीक है बच्चों।